तो सभी को राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी के सामने आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं। तो भाई बच्चों का कहना ये था कि सर आपने केमिस्ट्री का भी खाता खोल दिया है बराबर तरीके से, फिजिक्स का भी खाता खोल दिया है बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन बायो का एक भी चैप्टर अभी तक बायो का खाता आपने नहीं खोला। हमने कहा ठीक है भैया, योर चैलेंज हैज बीन स्वीकार, आपका चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं। और मैंने कहा ठीक है भैया, बायो का भी एक चैप्टर हम लोग खाता खोलते, बायो को भी साथ में लेके चलेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि तीनों को हमें लेकर साथ में चलना होगा, जिससे हम टाइमली चीजों को कंप्लीट करें और रिवीजन और सैंपल पेपर करने का समय हमें बहुत बढ़िया से मिल जाए। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आज मैं आ गया हूं आपके सामने बायो का पहला चैप्टर लेके, बोले तो लाइफ प्रोसेस, और जिसको पढ़ने में एकदम गर्दा मजा आने वाला है, क्योंकि बात हम वही टॉपिक की करेंगे, बात उसी कॉन्सेप्ट की करेंगे जो एग्जामिनेशन में छपता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। कहेंगे बांके बिहारीलाल की जय। और चालू करें बिना टाइम वेस्ट किए, मोटी मोटी बातें, मलाई वाली बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो केवल मेरे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, और वही कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, आपने पहले ही पेन ले रखा है, कॉपी पहले ही ले रखी है, बस बांके बिहारीलाल की जय बोल दो और चैप्टर को चालू करेंगे। तो दोनों हाथ उठाओ और बोलो बांके बिहारीलाल की जय हो। चैप्टर को करते हैं चालू। बहुत बढ़िया। तो चैप्टर का नाम ही लाइफ प्रोसेस है, तो पहली हेडिंग आप बनाओ मेरे भाई, लाइफ प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज को समझाते हुए, छीलते हुए, खोपड़ी में छेद करते हुए अपन लोग चलेंगे, मजेदार तरीके से सीखेंगे और सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे मेरे गुरु। अगर मैं बात करूं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन की, क्योंकि सबसे पहली चीज यही है, चैप्टर का नाम तो हमें क्लियर होना ही चाहिए, और ये जो टॉपिक है वही हेडिंग के रूप में हमने बना लिया है। मोटी मोटी अगर मैं बात करूं मेरे भाई, लाइफ का मतलब मैं समझता हूं और आप भी समझेंगे भाई, लिविंग। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा लाइफ का रिलेशन कहीं ना कहीं जिंदगी का मतलब भैया जिंदा हूं और लिविंग हूं, लिविंग हूं, कहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ का रिलेशन सीधे हमने जोड़ दिया है लिविंग से, बहुत बच्चों वाली बात है। अब प्रोसेस का मतलब कहेंगे गुरुजी हमने पढ़ रखा, प्रोसेस का मतलब है किसी प्रकार की क्रिया या तो काम। प्रोसेस का मतलब क्या है भाई, फंक्शन है कोई, फंक्शन है कोई। मोटी मोटी बात समझा रहा हूं, आराम से समझिएगा, नाम से ही तोड़ देंगे डेफिनेशन को। मैंने कहा मित्र मेरे, प्रोसेस का मतलब है फंक्शन और लाइफ का मतलब है यहाँ पर लिविंग। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई अगर दोनों को मैं कनेक्ट कर पाऊं किसी तरीके से, तो मैं कहूंगा यार, जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस जरूरी है मेरे भाई, जो फंक्शन जरूरी है, उन्हीं को हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। मेरे भाई जिंदगी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए, द प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। बात समझ में आती है? तो मोटी सी और छोटी सी डेफिनेशन बनाऊं तो मैं ये कहूंगा, द फंक्शंस और प्रोसेसेस, भैया ऐसी क्रियाएं, ऐसी प्रक्रियाएं और ऐसे कार्य, फंक्शंस जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हम जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके। तो मैं कहूंगा द फंक्शन और प्रोसेस विच आर इसेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी भैया, इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। भैया एक ही वर्ड आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, कीवर्ड है सर्वाइवल, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। मैंने कहा द फंक्शन और प्रोसेसेस विच आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। भैया किसी भी जीव को सरवाइव करने के लिए मेरे भाई जो प्रोसेस, जो फंक्शन जरूरी है, उसी को कहेंगे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। क्लियर है बात? बहुत सिंपल सी, और जो नाम में दिया है उसी को हमने तोड़ के डेफिनेशन को समझ लिया है मित्र। मैंने कहा कि लाइफ का मतलब है लिविंग और प्रोसेस का मतलब है फंक्शन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो प्रोसेस की जाती है। अब लिविंग वाला प्रोसेस क्यों करेगा? क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जो फंक्शन जरूरी है बेसिक से, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अब कहोगे एक शराबी के लिए भैया शराब जरूरी है ऐसी की तैसी, शराब का लेना देना नहीं मेरे भाई, फायदे के लिए काम नहीं करना है, बस मुझे जीवित रहना है। हर ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेस लगेंगी,
उन्हीं को लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे करवा दूं आपसे पूछ के डिस्कस करके तो कैसा रहेगा गुरुजी, मजा आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि कुछ लाइफ प्रोसेस के नाम भैया बता दो कि सम बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, भैया कोई ऑर्गेनिज्म, चलो ठीक है आपने कह दिया मोटी मोटी बात, भैया हमने मान भी लिया कि जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जिन प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी, जिन प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, जो इसेंशियल हैं, उन्हीं को लाइफ प्रोसेस कहेंगे। भैया ये बात आपने बताई और हमने मान लिया। अब हमें ये बताओ यार, एग्जाम्पल से समझाओ तो जरा, मेरे दिमाग को क्लियर तो करो कि कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा आप अपने आप को दिमाग में चलाइए और सभी जीवों के बारे में सोचिए। 1 मिनट के लिए आप परमात्मा बन जाइए और सभी जीवों का कल्याण करने के बारे में सोचिए और सभी के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर मुझे जिंदा रहना है यार, जीवित रहना है, शौक की बात छोड़ दीजिए, केवल जिंदा रहना है, अपने जीवन को चलाना है, बॉडी को, आसपास की चीजों को नहीं, बॉडी को, अंदर बॉडी को या फिर अपने आप को जीवित रखना है, तो बताओ पहली चीज मुझे क्या चाहिए होगी? सोचो मेरे साथ। कहा गुरुजी यार जिंदा रहने के लिए भैया हमें तो यार काम वाम करना पड़ता है, बहुत बराबर बात है। तो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं यार एनर्जी तो लगेगी, बहुत सही बात है भैया, काम करेंगे तो एनर्जी लगेगी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाना खाने से, फूड से मिलेगी एनर्जी ना। तो फूड को लेना मतलब उसी को साइंटिफिक टर्म में मेरे भाई बोलते हैं न्यूट्रिशन। बांके बिहारी लाल की जय। तो मैंने कहा पहली प्रोसेस में भाई बताऊं आपको अगर, तो वो है मेरे भाई न्यूट्रिशन। बराबर समझे? क्यों है न्यूट्रिशन? भैया हर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कोई भी काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कहें गुरुदेव फूड से मिलेगी, और फूड को लेना पड़ेगा, और फूड के लेने की प्रोसेस को बोलते हैं मित्र मेरे न्यूट्रिशन। धागा खोल दिया ना। मैंने कहा जिंदा रहना है तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, और खाने से एनर्जी मिलेगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। बहुत बढ़िया बात है, शानदार बात है, खतरनाक। तो न्यूट्रिशन समझ में आया क्यों लाइफ प्रोसेस है? बढ़िया है। दूसरी चीज सोचो, चलो ठीक है खाना खा लिया, बढ़िया पेट भर लिया, इंतजाम कर लिया, यार गुरुजी हम लोग सांस भी तो लेते हैं, सांस लेते रहते हैं, अगर सांस नहीं लेंगे नाक बंद कर लो, थोड़ी देर में बेहोश हो जाएंगे, मतलब मर भी सकते हैं। तो भैया जिंदा रहने के लिए अगर खाना जरूरी है तो सांस लेना भी जरूरी है। लंबे सांस खींचते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो सांस लेने को साइंटिफिक टर्म में कुछ बोलते होंगे, जैसे खाना खाने को न्यूट्रिशन बोलते हैं, वैसे सांस लेने को भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे। और मेरे भाई ये चौंकने वाली बात नहीं है, 7th-8th में पढ़ा होगा कि सांस लेने की पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पायरेशन। झंडा उठाओ, बांके बिहारी लाल की जय। तो भैया दूसरा जो लाइफ प्रोसेस मेरे लिए जरूरी है वो है रेस्पायरेशन। बात एकदम साफ है, क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुरुदेव हमने कहा पहले तो हमने खाना खाया भैया तब जीवन चल रहा है, सांस ले रहे हैं तब भी जीवन चल रहा है, क्लियर सी बात है। तीसरी चीज सोचो, चलो भैया सांस ले लिया, खाना खा लिया, अब यार बॉडी में ऐसा तो है नहीं कि भैया पैर को एनर्जी की जरूरत है तो पैर में खाना खा रहे हैं, पैर में खाना खा रहे हैं क्या? पैर को ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम पैर तक सांस ले जा रहे हैं। सांस तो लंग्स में लेते हैं, खाना तो पेट में खाते हैं। तो मित्र मेरे खाना पेट से और सांस बोले तो ऑक्सीजन लंग से जाती भी होगी हर जगह, सबको रिक्वायरमेंट है ना एनर्जी की, और सबको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। तो मेरे भाई ऑक्सीजन को और फूड को, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने की जरूरत भी पड़ती होगी, बिल्कुल सही। तो बॉडी के अंदर इनको ढोया भी तो जाता होगा, लेकर चला भी तो जाता होगा, बस इन्हीं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए फिर से साइंटिफिक टर्म है, और उस टर्म का नाम मेरे मित्र है ट्रांसपोर्टेशन। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, मतलब बसें क्या करती हैं, एक व्यक्ति को लेकर, यात्री को लेकर दूसरी जगह छोड़ देती हैं। बस हमारे अंदर भी कुछ ऐसा ही नेटवर्क वाला सिस्टम है, जब हम खाना खाते हैं पेट में डाइजेस्ट होता है तो उसको अलग अलग जगह, अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम कुछ मैनेजमेंट है, कुछ सिस्टम है वो करता है, और उसी सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। लेकिन उस प्रोसेस को मित्र बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सही, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, क्लियर बात है। हमने कहा भैया पहले तो न्यूट्रिशन किया, फिर रेस्पिरेशन किया, और उनको पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा मित्र, एकदम साफ सीधी बात है। आपका फेवरेट
कैसे बताऊं क्या? हमने कहा गुरुदेव अगर अपने जीवन को चलाना है तो ठीक है, अब यार ऐसा तो है नहीं कि हम मर जाएंगे तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए, क्या पीढ़ी भी तो आगे बढ़नी चाहिए। ऐसा तो है नहीं, ह्यूमन अगर हम लोग हैं और हमने चलो खाना पीना खा लिया, एक समय आएगा हम बूढ़े हो जाएंगे और एक समय आएगा हम यहाँ से निकल लेंगे, तो निकलने के बाद फिर ह्यूमन रेस कैसे बचेगी, स्पीसीज कैसे बचेगी? उसका भी तो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा मेरे भाई, उसका ही तो इंतजाम करते हैं। अभी मेरे भाई लॉकडाउन लगा 2019 में, मेरे मित्र बात बताता हूँ, लॉकडाउन लगा 2019 में। 2019 के पहले इंडिया की पॉपुलेशन थी सेकेंड नंबर पे, क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉकडाउन जैसे ही लगाया हमारे मोदी जी ने, प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके बाद इंडिया वालों ने इतनी मेहनत की, मतलब भैया मेहनत इसी काम में इंडिया वाले करते हैं, इंडिया वालों ने इतनी मेहनत की, शिद्दत से काम किया कि इंडिया की पॉपुलेशन लॉकडाउन के बाद आ गई फर्स्ट नंबर पे, बांके बिहारी लाल की जय। बताओ, इसमें मेहनत में कोई चूकना नहीं है, किसी काम में हम पीछे रहेंगे नहीं। तो पॉपुलेशन आ गई फर्स्ट नंबर पे, और जो मेहनत की इंडिया वालों ने मिल करके लॉकडाउन में, उसी प्रोसेस का नाम मित्र मेरे है रिप्रोडक्शन। बांके बिहारी लाल की जय हो। तो नंबर 4 मेरे भाई आपकी फेवरेट, जिसके बारे में मुझे लगता नहीं कि आपको बताना पड़ेगा, यू आर सो नॉलेजेबल, यू आर सो वाइज अबाउट इट, एंड दैट द प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन। अब इसको गलत वे में नहीं समझेंगे मित्र मेरे, टिप्पणियां नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, बायोलॉजी का टॉपिक है और नंबर हमें लाना है और थोड़ी बेसिक नॉलेज भी हमें होनी चाहिए, इसीलिए इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, मजा बहुत आने वाला है। रिप्रोडक्शन, अब भैया रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अपने ही जैसे, आप साइंटिफिक टर्म में समझो, मजाक हो गया बहुत, मजा बहुत ले लिया है, अब थोड़ा साइंटिफिक टर्म में समझो, बायोलॉजिकल टर्म में समझो। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए अपने ही जैसे दूसरे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जैसे हम इंसान हैं तो नए नए बेबीज बनाएंगे, बकरियां हैं तो छोटे छोटे मेमने बनाएंगे, शेर हैं तो छोटे छोटे शेर पैदा करेंगे। हर स्पीसीज, हर रेस अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए अपने ही जैसे नए नए जीव बनाती है, निर्माण करती है, और उसी प्रोसेस को देखो, प्रोड्यूस का मतलब होता है निकालना बेबीज को, और री का मतलब होता है पेरेंट से बेबीज फिर से निकले, फिर वो बड़े होंगे, वो भी तो लपेटेंगे, फिर बेबीज निकले। तो रिप्रोडक्शन का मतलब बार बार नए नए ऑर्गेनिज्म हम लोग बना सकते हैं, जिससे हमारी स्पीसीज मेंटेन रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। बढ़िया है, शानदार है। तो रिप्रोडक्शन भी एक बहुत ही अहम लाइफ प्रोसेस होती है जो हमारे लिए जरूरी है। बहुत सही बात। पांचवी चीज मेरे भाई, अब खाना खाओगे शाम को तो सुबह लोटा लेके जाओगे भी तो, कि नहीं जाओगे? कहेंगे गुरुजी लोटा लेके नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ बनी है वॉशरूम, अभी तो मुझसे वो वाला शब्द निकल जाता, हमारे यहाँ बनी है वॉशरूम भैया, वहां पे जाके हम लोग बिल्कुल पाकिस्तान में जाके सब मामला खाली कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेरे भाई। तो अब खाना खाया है तो इंपॉर्टेंट चीजें तो हमने डाइजेस्ट कर ली, अपने यूज में कर ली। अब जो वेस्ट चीजें बचेंगी खाना खाने के बाद, डाइजेशन के बाद, क्या वो भी अपनी बॉडी में रखेंगे? कोई सवाल ही नहीं है भैया। खराब चीजों का ना हम कोई लेना देना रखते हैं, ना कोई काम, उनको निकालो घर से बाहर फेंको। पेट मेरा घर है, मतलब वेस्ट चीजें होंगी जो उसके बाहर निकालनी पड़ेगी। तो बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना ही कहलाता है साइंटिफिक टर्म में मेरे भाई एक्सक्रीशन। जिंदाबाद, एक्सक्रीशन कहलाता है। बढ़िया है। तो अगली लाइफ प्रोसेस क्या है? अगर हमें जिंदा रहना है भैया, वेस्ट प्रोडक्ट तो निकालना पड़ेगा, वरना वो पॉइजनस सब्सटेंस बन जाएंगे और धीरे धीरे हम कंधे पर आ जाएंगे, और 13 दिनों बाद हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त आके पूरी खा के चले जाएंगे। समझे बात को? तो एक्सक्रीशन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल प्रोसेस फॉर लिविंग अ लाइफ और फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है बात? एक्सक्रीशन है। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा क्या आपको नहीं लगता है कि जो लोग जिंदा रहते हैं वो आसपास की चीजों को, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग महसूस कर सकते हैं, वी हैव फीलिंग्स, एंड ड्यू टू हॉर्मोन्स वी कैन फील द सराउंडिंग, ड्यू टू ब्रेन, ड्यू टू सम नर्वस सिस्टम, वो बाद में पढ़ेंगे। बस मोटी मोटी बात ये समझो कि हमारे अंदर कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन होते हैं जो आसपास के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। अगर ये सेंस ऑर्गन नहीं होंगे, ना हमें सुनाई देगा, ना हमें दिखाई देगा, ठीक है, ना हम स्मेल कर पाएंगे मेरे भाई, ना किसी चीज को मेरे भाई देख पाएंगे, या फिर टेम्परेचर को महसूस कर पाएंगे,
टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो जीने का कोई मतलब बचेगा। कहेंगे यार गुरुजी ऐसे जीने में तो मजा नहीं आएगा, मतलब ये भी सर्वाइवल के लिए क्या है, जरूरी है, और इसी को बोलते हैं सेंसेशन मेरे भाई। तो मैं कहूंगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक और प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसेशन ऑफ सराउंडिंग। तो मेरे मित्र लाइफ प्रोसेस में कुछ ऐसे मैंने एग्जांपल दे दिया कुछ प्रोसेस की मदद से, जिससे आपको लाइफ प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि लाइफ प्रोसेस कहना क्या चाहता है। कि ऐसी प्रोसेस देख रहे हो, सारी प्रोसेस सोचो, अगर ये नहीं होगी तो क्या हम जिंदा रहेंगे? न्यूट्रिशन के बिना क्या आप जी पाएंगे? नहीं भैया। रेस्पिरेशन के बिना जी पाएंगे भैया? नहीं बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता फिर तो जिंदा ही रहेंगे भाई। रिप्रोडक्शन मतलब समझ रहे हो, तो रिप्रोडक्शन के बिना भी नहीं जी पाएंगे। और भैया एक्सक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट अगर नहीं निकाला फिर भी हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, वो उससे भी हम जिंदा नहीं बचेंगे। और आसपास की अगर चीजों को हम फील नहीं कर पाएंगे तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तब भी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी प्रोसेस जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं उन्हीं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। डेफिनेशन क्लियर है, एग्जांपल क्लियर है मित्र मेरे, सारी की सारी प्रोसेस एकदम बेसिक एक एक लाइन में क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। अब क्या करो, इसको छापो और इसका नंबर लगाते हैं, इन्हीं सबको हमें समझना है। देखो इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में है, देखो मैं टिक कर देता हूँ, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में, ये चार के बारे में पढ़ेंगे भैया, क्योंकि ये तो भैया पूरा विस्तारित रूप से पढ़ना पड़ेगा। आप तो कहते हो भैया जितना मजा आ जाए इसमें पढ़ने में उतना ही बढ़िया है। तो बोर्ड वालों ने भी, एनसीईआरटी मैया ने भी आपका ध्यान रखा है, इसके लिए अलग से चैप्टर दिया है, लोग मरो जाके पढ़ो चैप्टर जितना पढ़ना है। तो इसको हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। ये भी सेंसेशन फील करना भी आपको बहुत अच्छा लगता है ना, तो फीलिंग के लिए भी पूरा एक चैप्टर आपको दिया है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी अलग से हम पढ़ेंगे। मतलब इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर है बात? जल्दी नोट करो, धागा खोलना चालू करते हैं न्यूट्रिशन का, छापो जल्दी। तो सारी प्रोसेस बेसिक रूप से क्लियर है कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, डेफिनेशन क्लियर है, और जो मैंने आपको कुछ प्रोसेस लिखवाई उनको भी मैंने एक एक लाइन में समझा दिया है। विस्तार रूप से धागा खोलने वाले हैं न्यूट्रिशन का, और इसमें भी ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो मैंने कहा मित्र, मैंने पहले ही बताया न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, खाना खाना, बस मोटी मोटी बात इतनी है, और इतना ही हमें लिखना है कि न्यूट्रिशन का मतलब भैया फूड को अंदर लेना है। और फूड क्यों लेंगे? एनर्जी बनाने के लिए। बस फूड को ग्रहण करना, ऑब्टेन करना और उससे एनर्जी बना लेना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। एकदम सही बात है। छोटी डेफिनेशन लिखेंगे लेकिन इफेक्टिव डेफिनेशन लिखेंगे मेरे भाई। तो मैं कहूंगा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड गेटिंग, बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत आसान लेकिन बहुत इफेक्टिव और जोरदार। मैंने कहा था प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट इज कॉल्ड, सबसे मजा आता है ना इज कॉल्ड लिखने में, लास्ट में इज कॉल्ड मिल जाए ना तो एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है पूरा आंसर सही हो गया यार। इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मजा आया? मैंने कहा जो आपको मैंने हिंदी में बताया बेसिक रूप से, जो आपने समझा, मैंने कहा खाना खाना और उससे एनर्जी बनाना ही क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन कहलाएगा। क्लियर है बात? अब मेरे भाई ये बताओ, आप खुद सोचो, क्या सारे ऑर्गेनिज्म धरती पर एक ही तरीके से न्यूट्रिशन होंगे? क्या हम अगर खाना खाते हैं दाल चावल तो पेड़ भी दाल चावल खाएंगे क्या? नहीं भैया, पेड़ तो दाल चावल नहीं खाते हैं। क्या शेर भी दाल चावल खाएगा? बिल्कुल नहीं। शेर कैसे दाल चावल खा लेगा? क्या मेरे भाई कुछ छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्या वो भी दाल चावल खाएंगे? नहीं। इससे ये क्लियर हुआ कि सारे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन, अपना भोजन अपने तरीके से प्राप्त करेंगे। जैसा उनका लाइफ स्टाइल होगा, जैसा उनका सिस्टम होगा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा, वैसा फूड वो ग्रहण करेंगे। क्लियर है बात? तो उसी में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन लेने के कौन कौन से तरीके होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि भैया ये जीव उस न्यूट्रिशन को क्यों फॉलो करेगा, या तो जो भी न्यूट्रिशन पढ़ेंगे उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे जो उस न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी विल नो इट। क्लियर है बात? शांति से, एकदम बढ़िया से समझ में आती है बात? तो मोटी मोटी बात अगर हम करें मेरे भाई, तो हम बात करेंगे यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। इसके बाद सीधे हमको हेडिंग बनानी है
मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि भैया ऑर्गेनिज्म कोई भी अपना भोजन किस प्रोसेस से या किस तरीके से प्राप्त करेगा, हाउ विल ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, विच प्रोसेस एंड विच मैकेनिज्म विल बी यूज्ड, बस उसी को हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात समझ में आती है? तो हमने कहा गुरुदेव जो हमने बात किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो सबसे पहले हमने ये जाना कि पहला जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक। बहुत सही, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यार ये बताओ, क्या सबने इसको जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ा है? कहें गुरुजी बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, जानते हो आप। अरे बिल्कुल समझते भैया, फिर से बताएंगे, एक एक चीज को छपाएंगे मजेदार तरीके से। देखो वर्ड की धागा खोलो, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। मैंने कहा ऑटो का मतलब क्या होता है भैया? ऑटो का मतलब वो वाला नहीं जो ऑटो चलता है, वो वाला ऑटो नहीं। ऑटो का मतलब होता है भैया सेल्फ। मैंने कहा ना कि ऑटोमेटिक शब्द, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? अपने आप। तो यहां भी ऑटो का मतलब ही उसी से जुड़ा है, स्वयं, अपने आप, सेल्फ। तो ऐसा भैया मामला जिसमें कोई चीज सेल्फ हो जाए, मतलब खुद से हो जाए, सेल्फ हो जाए। अब सेल्फ किसकी बात करेगा? न्यूट्रिशन की बात करेगा। न्यूट्रिशन की तो बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो भैया ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब कहोगे गुरुजी हम भी तो दाल चावल बना लेते हैं, हम भी तो मैगी बना लेते हैं 2 मिनट में। अरे मूर्ख, वो वाली बात नहीं हो रही है। यहां पर खाना बनाना मतलब बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करना है, चूल्हे पर पकाना वाला नहीं है। जो तुम्हें मैगी बनानी आती है, जिसपे तुम बहुत फूलते हो कि हाँ हम भी खाना बना लेते हैं, अबे उसको खाना बनाना नहीं बोलते हैं। खाना बनाने का मतलब मेरे भाई असली ये होता है साइंटिफिक भाषा में कि अपने बॉडी के अंदर यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग फूड। क्या आप वो कर सकते हैं? गुरुजी वो तो नहीं कर पाएंगे यार। तो भैया वो कोई और करेगा, हम नहीं कर पाएंगे। हम लोग चौड़े लोग हैं, दूसरों को लपेटते हैं सिर्फ। देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब मित्र मेरे ये हुआ मोटी मोटी बात कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई चीज ऑटो हो जाए, मतलब सेल्फ हो जाए। और सेल्फ का मतलब क्या है? अपना भोजन बनाना। तो मैं कहूं अगर डेफिनेशन बिल्कुल छोटी सी लिखूं, इसको आप लिख लेना समझने के लिए, मैं यहां भी डेफिनेशन लिख रहा हूं सीधे। मैं कहूंगा द न्यूट्रिशन इन विच organism can prepare its own food with the help of simple substances। मतलब आसपास को जिसके सब्सटेंसेस होंगे, उन्हीं सब्सटेंसेस का यूज करके वो अपना खाना बना लेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात बॉडी के अंदर, नहीं तो तुम भी अपने आप को मानने लग जाओगे। तो ये भी लिख दो, इनसाइड बॉडी लिखना जरूरी है, क्योंकि तुम भी अपने आप को बड़ा तोप समझते हो कि हम भी खाना बना लेते हैं, मैगी के नाम पे कूदते हो। तो इनसाइड बॉडी भी लिखना क्या है? जरूरी है। तो मैंने कहा भैया ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकता है, अपना खाना विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड, फिर से इज कॉल्ड मिला, मजा ही आ जाता है, अलग ही सुख है इसके साथ, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बात समझ गए? बात समझिए कि नहीं समझ गए? कहें गुरुजी एकदम बढ़िया आप समझाते ही हो, मजा आ जाती है, समझेंगे नहीं तो क्या करेंगे? समझ गए? अब जरा इसमें एग्जांपल बताओ। कहेंगे गुरुजी एग्जांपल तो मैंने समझा है कि प्लांट अपना खाना बना सकते हैं, मोटी मोटी बात हमने 7-6 में ही पढ़ रखी है कि प्लांट अपना खाना बना सकते हैं। एकदम सही बोल रहे हो मित्र, प्लांट अपना खाना बना सकते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया और तगड़ा एग्जाम्पल है प्लांट्स। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आप कह सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी अपना खाना बना सकते हैं। या फिर सीधे कह दो ग्रीन एल्गी, या तो एल्गी ही कह दोगे, वो भी अपना खाना बना सकते हैं। तो छोड़ो इतना ब्लू ग्रीन में कंफ्यूज मत हो, मत हो, मत हो, सीधे लिखो एल्गी, बात खत्म कर दो। एल्गी लिख दिया, बस इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्यादा तोप वाली बात नहीं करनी, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, उतना पढ़ो और मजे लो, सुख से रहो, पेपर में नंबर ले आओ, खुद भी खुश हो, पापा को भी खुश कर दो। क्लियर है बात? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आया, जिसमें अपना भोजन ऑर्गेनिज्म खुद से बनाएगा। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना ले,
उसको बोलेंगे मेरे मित्र ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, थोड़ा सा स्पेलिंग, हाँ ठीक है सही, ऑटोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, मतलब द ऑर्गेनिज्म विच फॉलो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। कोई दिक्कत नहीं है, ये वही ऑर्गेनिज्म है जो ऐसा काम कर सकते हैं, तो उनको हमने कहा भैया ठीक है तुम स्पेशल काम करो तो स्पेशल नाम दे देते हैं, ऑटोट्रॉप्स हो गए। बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेरे मित्र है हेटेरोट्रॉपिक। लो हमारा भी काम यहां पर हो गया, हमने कहा प्लांट की बात कर दी यार, हमारी बात तो करो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, खतरनाक, जबरदस्त। तो बिल्कुल बात कर देंगे आपकी मेरे भाई। तो हेट्रो का मतलब देखो समझो, मैंने इसको शब्द से तोड़ दिया है तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा। हेट्रो का मतलब मेरे भाई होता है डिफरेंट या फिर अलग। तो मैं यहाँ पे कह दूं डिफरेंट का मतलब अदर कह दूं, अदर। अब अदर का मतलब क्या है भैया, खुद से नहीं कर पाएगा ये, और खुद से नहीं करेगा तो किसको लपेटेगा, जो खुद से बना रहा है उसको लपेटेगा। जैसे हम लोग बहुत शैतान है, बहुत मतलब एकदम खतरनाक प्रजाति है, जो भी मिल जाए उसको लपेट देते हैं। कोई भी रास्ते में सब खा जाएंगे। चाइना वाइना वाले तो भैया कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, बस एक ही चीज बची है समझ जाओ, उसको भी कुछ दिन में कोई रेसिपी बना के लपेटने लगेंगे। तो मैंने कहा हेट्रो का मतलब होता है अदर, और अदर से अगर मैं रिलेशन निकालूं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं तो वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो मैंने कहा अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं कहूंगा द न्यूट्रिशन इन विच, इसको मिटा दूं अदर को, समझ गए बात को, इन विच ऑर्गेनिजम्स cannot prepare their own food, बट लेकिन कहीं से तो खाएंगे, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इज कॉल्ड, मेरे मित्र यहां पर बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बात करते हो भैया, यही बात करते हैं जो जरूरी है आपके लिए भैया। मतलब अगर अपना खाना खुद हम नहीं बना सकते हैं तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो करेंगे, और जुगाड़ करेंगे तो दूसरों को खाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अपने खाने के लिए अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है तो वो जो प्रोसेस है, वो जो मोड है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, जैसे यहाँ पर जो ऑटोट्रॉपिक करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, यहाँ पर इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। इसमें एग्जांपल बताओ गुरुदेव, इसमें तो सबसे पहले एग्जांपल सीना ठोक के कह दो हम लोग, बिल्कुल सही, सबसे बढ़िया एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लिखो ह्यूमंस। इनके अलावा कुत्ते, कैट, काऊ भी खास खाती है, दूसरों को खाती है। उसके बाद यहाँ पर अपनी गाय माता है, तो काऊ के बाद अपने लिख लेंगे लॉयन एक्सेट्रा। इसमें तो बहुत लोग हैं यार, मतलब ऐसे मतलबी लोगों की भीड़ लगी पड़ी है जो अपने आप कुछ काम नहीं करेंगे, दूसरों को लपेटेंगे। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉप्स। बात समझ में आती है, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर है। तीसरा यहीं पर लिखेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, पूरा एक ही पेज में लपेटेंगे। हमने बना दिए दीवार भैया जो टूटने वाली नहीं है बिल्कुल। नंबर थर्ड सर, हमने कहा डालो हेडिंग अब मेरे भाई पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बहुत सही, शानदार, खतरनाक। अब देखो पैरासाइट क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि पैरासाइट का मतलब वो होते हैं जो भैया दूसरों को लपेटते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ये भी दूसरों को लपेट रहे हैं, वो भैया बहुत खतरनाक होते हैं। वो दूसरों के पास रहकर मतलब उनके जीवन को बर्बाद करेंगे लेकिन मरने नहीं देंगे। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है मित्र
जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहता है और उसके बनाए हुए भोजन को लपेटता रहता है। मतलब ये अगर ये अल्ट्रा है तो ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है, ऐसी की तैसी जो खाना बनाएगा उसको खाता रहेगा, लगातार खाता रहेगा, लेकिन उसको मरने नहीं देगा, हमेशा मरने नहीं देगा, क्योंकि उसको भोजन दे रहा है। अगर वो मर जाएगा तो भोजन कहां से मिलेगा उसको, तो मरने नहीं देगा, जिंदा रखेगा, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। बहुत कमीना होता है भाई मेरे में, ये न्यूट्रिशन में जो आते हैं और बहुत कमीने होते हैं, मतलब इनके लिए नर्क में अलग से जगह है। मैंने कहा पैरासिट न्यूट्रिशन ऐसा है, तो मैं एक लाइन में लिखूं सीधे पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाओ। मैंने कहा इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म दूसरा वाला होगा जिसकी बॉडी में रहते हैं, उसको होस्ट के नाम से जानते हैं। अब बताओ वेनम मूवी किसने किसने देखी है? वेनम मूवी में रहता है ना वेनम दूसरे की बॉडी में, तो वो जिस बॉडी में रह रहा है जो हीरो होता है उसको होस्ट बोलेंगे। जहां पर कोई पैरासाइट रहेगा जिसकी बॉडी से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको होस्ट बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ऑर्गेनिज्म लिव इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन विदाउट किलिंग इट, विदाउट किलिंग इट, उसको मारे बिना, मारेंगे नहीं, उसकी बॉडी में रहेंगे। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? अगर इसमें एग्जांपल की बात करूं मैं, इसमें एग्जांपल की बात करूं तो मैं कहूंगा भैया इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे पहले तो आप लिख लो लीच, जोंक, यार जोंक, जोंक को चिपका दो, खून आपका चूसती रहेगी चूसती रहेगी। उसके बाद अबे ये जुए, आपके खोपड़ी में जुए रहते नहीं, वो भी तो यही काम करते हैं। मैं कहूँ जुए को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टिक्स, टिक्स। उसके बाद एग्जांपल लिख लो, अरे यार सबसे बढ़िया प्लांट में कैस्कटा, जानते हो कैस्कटा का मतलब अमरबेल। अमरबेल तो आप कॉमन नेम है, जानते होगे कि जब दूसरे प्लांट पे कुछ होता है जो बिल्कुल भैया चारों तरफ क्या कहते हैं ब्रांचेस की तरह फैला होता है, कह सकते हो टेंडिल की तरह फैला होता है, और वो जो प्लांट खाना बनाता है वो खुद ही लपेटता रहता है, मन नहीं देता है, तो वो अमरबेल होता है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाँ प्लाज्मोडियम, क्या बात है, तगड़ा एग्जाम्पल यार, प्लाज्मोडियम, और इसके अलावा एक्सेट्रा लिख लो। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना मेरे मित्र, और कैस्केटा ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, सॉरी ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी में रहकर फूड ऑब्टेन करेगा लेकिन उसको मारेगा नहीं, उसी को बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन मेरे भाई। चलो भाई आगे चौथों पे, चौथों पे आगे हम लोग, हम कहेंगे अगला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, लो भैया, हमने कहा ठीक है ये कमीना है, ये बिल्कुल गिरा हुआ है, मतलब एकदम से गंधेला इसको बोलते गाँव में ना, एकदम से नीचा यार, कसम से मतलब हद हो जाती है। अब ये सैप्रोफिटिक वाले जो होते हैं यार, ये बहुत मतलब क्या बताओ, मतलब घिनाने वाला काम करते हैं। ये जब कोई चीज सड़ जाती है, मतलब जिसको हम फेंक दें और सड़ गई एकदम खराब हो गई, जिससे बदबू आ रही, हम लोग ऐसे नाक पे दबा के चले जाएं, उसको खाते हैं, उसको खाने का काम करते, मतलब इतने ज्यादा मतलब भैया ये घिनौने वाले हैं। लेकिन भैया इनका, भैया ऐसे सरवाइव करना तो खाना तो पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, वो उनका लाइफस्टाइल है। हम लोग दिस इज देयर चॉइस, इट्स देयर चॉइस। तो हम कहेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। बात खत्म, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उसको बोलेंगे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है बात? और इसमें क्योंकि ये सड़ी गली चीजें खाते हैं, तो सड़ी गली का मतलब है पहले ही बॉडी के बाहर ही वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब बॉडी के अंदर इनको तोड़ना नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब फूड इज ब्रोकन, एक मिनट, फूड लिखना है, फ्रॉम कहां से लिख रहा है, फूड इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। ये बहुत पूछा जाता है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ जिसमें फूड पहले ही बाहर टूट जाता है, ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, उसके बाद कंज्यूम किया जाता है, तो वो जो न्यूट्रिशन होता है मित्र मेरे, वो होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है बात? इसमें एग्जांपल जबरदस्त लिखो, इसमें एग्जांपल जबरदस्त लिखो। मैं कहूंगा लिखो सबसे पहले मशरूम, मशरूमों को लिखो। मशरूम लिखा, पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है।
कर दो ETC, जो जरूरी है वही पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मित्र मेरे। उसके बाद देखो जगह है क्या, जगह है कि एक और बचा है मेरे भाई, बस एक और, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब लो भैया इसमें भी हम लोग आ जाएंगे, थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, पेपर में पूछा गया तो इस पे बना दो स्टार, ऐसे स्टार बनाओ ऐसे। होलोजोइक का मतलब होता है कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल भैया कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, मतलब महंगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ऐसा जो सबके बस की बात नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कह सकते हो कि ऐसे जिसको डाइजेस्ट करने में कई सारे स्टेप लगे, एक बार में काम ना चले, तो वो जो न्यूट्रिशन का मोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोई खाना खाएंगे तो दाल चावल में देखो न्यूट्रिएंट उसके अंदर रहते हैं, तो पहले दाल चावल खाते हैं तो पहले चबाते हैं, उसके बाद स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, तब फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर जाके बाहर निकलता है। तो इतनी कई सारे स्टेप में इसको तोड़ा जाता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स फूड है। और जो कॉम्प्लेक्स फूड खाने का काम करते हैं वही हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो हम कहेंगे इसमें मेरे भाई, इसमें मेरे भाई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, ठीक है, जो डाइजेस्ट किया जाता है कई स्टेप में, डाइजेस्टेड इन, या तो ब्रेक डाउन लिखो, डाइजेस्ट तो भी पढ़ाया नहीं तो ये वर्ड अभी यूज ही मत करो, मैंने कहा ब्रोकन डाउन इन मैनी स्टेप्स। क्लियर है बात। इसमें एग्जांपल लिख लो, हम लोग हैं, ह्यूमन है, अमीबा भी है ये काम करता है, चिलगुजर, उसके बाद काऊ भी है, काऊ भी यही काम करती है, और भी लॉयन भी है, ये भी एक्सेट्रा। तो ये सभी कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, मतलब ऐसा फूड जिसको डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए कई स्टेप में जाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं होलोजोइक। तो इज द कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आपको पढ़ना है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, सबका खाता खोल दिया है। और अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई प्लांट की बात करेंगे, जरा इसको लपेटेंगे प्लांट की इसमें, क्योंकि एग्जाम में आता है और एनसीईआरटी मैया में अलग से इसका डिस्कशन है, इसलिए जो भैया एनसीईआरटी मैया में है और जो पेपर के लिए जरूरी है उसका धागा तो जरूर खोलेंगे। छापो इसको, एकदम मलाई दी है मैंने। तो छापिए गया हेडिंग मेरे मित्र, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन हमें दो तीन चीजों में डिस्कस करना है, एक प्लांट में, एनिमल्स में बोले तो ह्यूमंस में, और अमीबा में, तीनों चीजों को पढ़ना है, क्योंकि तीन ही चीजें हैं जो एनसीईआरटी मैया में दी है, मतलब सवाल भी एग्जाम में यहीं से आ सकते हैं। तो पहले हम खाता खोलेंगे न्यूट्रिशन कहाँ पर, प्लांट में कैसे होता है। पूरी दुनिया को पता है, छोटे बच्चे को पता है, कि मैंने अभी पढ़ाया आपको कि प्लांट अपना खाना खुद से बना सकते हैं, क्लियर है। और अगर अपना खाना खुद से बनाएंगे तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे, कहेंगे गुरुजी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला ही पॉइंट छापेंगे, प्लांट्स ऑप्टेन फूड, ऑप्टेन कह सकते हो या तो मेक फूड बाय ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। बहुत छोटी सी हल्की सी बात जो मैंने डिस्कस कर चुका हूं वही बताइए, कोई नई चीज यहां पर मैंने नहीं बताई है। तो मैंने कहा गुरुदेव प्लांट जो रहेंगे मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए वो फॉलो करेंगे कौन सा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है बात, बहुत सही क्लियर है। अब यार मुझे ये बताओ, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट अपना खाना जो है वो एक खास प्रोसेस से बनाते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सोचो सोचो जरा। अरे सबको याद है, मुझे पता है सबको याद है, और वो प्रोसेस है मेरे भाई फोटोसिंथेसिस। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब अपना खाना बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस का नाम बताओ जो जिसकी मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो कहें गुरुदेव वही प्रोसेस तो अपनी होती है फोटोसिंथेसिस, बस इसी का खाता हमें खोलना है, फोटोसिंथेसिस। और बताओ, बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, अगर किसी नाम में फोटो वर्ड आता है तो फोटो वर्ड का मतलब है सनलाइट या तो लाइट। तो लाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और आपको पता है कि प्लांट अपना खाना बना सकता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, CO2 एंड मेरे भाई क्लोरोफिल। इन चार कंपोनेंट की वजह मदद से, वजह से नहीं, मदद से अपना खाना बना सकता है। और यही प्रोसेस मेरे मित्र होती है फोटोसिंथेसिस। अगर मैं मोटी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल से लिखूं तो मैं कहूंगा कि द प्रोसेस ऑफ, या फिर ये कहूं द प्रोसेस
बाय विच, हाँ बाय विच कहो, बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग, भैया क्या क्या यूज करेंगे, सबको पता है। कहेंगे सबसे पहले गुरुजी वाटर चाहिए इनको, वाटर दे दिया हमने। फिर चाहिए इनको मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। उसके बाद क्लोरोफिल भी चाहिए, तो लो क्लोरोफिल भी ले लो, क्लोरोफिल भी ले लिया। लेकिन एक और चीज चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ भैया एक चीज का रहना बहुत जरूरी है, दैट इज सनलाइट। अब सनलाइट क्यों जरूरी है, अभी हम लोग इसका भी खाता खोलेंगे। तो मैंने कहा भैया द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड मेरे भाई फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बात, फोटोसिंथेसिस। अब यार फोटोसिंथेसिस जब होगी मेरे भाई तो ऐसे तो हो नहीं जाएगी, सनलाइट का क्या रोल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होगा, या फिर यहाँ पर वाटर का क्या रोल होगा, ये सब चीजें भैया अपना कुछ ना कुछ काम करेंगी। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी चीजें होती हैं मेजर रूप से, व्हाट आर द मेजर इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो उन इवेंट्स के बारे में जरा धागा खोल देते हैं। देखो जब फोटोसिंथेसिस होगी तो कुछ मेजर इवेंट होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, जरूरी है। मेजर इवेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मेरे भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा, सनलाइट चाहिए भैया सबसे पहले। ये कौन करेगा काम, बाय क्लोरोफिल, जिंदाबाद, क्लोरोफिल ही काम कर देगी। ये क्लोरोफिल क्या करेगी, जो भी सनलाइट आ रही है उसको ट्रैप करने का काम करेगी। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाएगी, तो भैया सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो सनलाइट को पकड़ने का काम, गर्दन दबोचने का काम कौन करेगा, कहें गुरुदेव क्लोरोफिल करेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, पहला काम ये हो गया। दूसरा स्टेप, अब ये सनलाइट आई प्लांट में, तो ये लाइट एनर्जी के रूप में तो प्लांट में काम करेगी नहीं, तो इसको कन्वर्ट होने पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स में केमिकल वाली चीजें हैं, वाटर भी केमिकल कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी CO2 है केमिकल। तो मतलब एक मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ, इसको ऐसे मत लेना कि भैया अगर इनके साथ इसको काम करना है तो इनकी कैटेगरी में आना पड़ेगा, तभी काम कर पाएंगे साथ मिलके। तो ये जो सनलाइट है वो लाइट एनर्जी है, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो भैया फिर दूसरा स्टेप बनेगा कन्वर्जन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं मैं, लाइट एनर्जी इनटू क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी। और जैसे ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वहीं पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तुरंत टूट जाएगा, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इसी में लिख लेंगे सेकेंड स्टेप में ही, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है। तो वाटर का मॉलिक्यूल भी क्या होगा, टूट जाएगा। टूट क्यों जाएगा, क्योंकि यही आगे चल के क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। फॉर्मूला पढ़ा है C6H12O6। तो CO2 में तो H है नहीं, वो H कहां से आएगा, यही से आएगा। क्लियर है बात, समझो बात को। लास्ट स्टेप मेरे भाई क्या होगा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा रिड्यूस, तो हम कहेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट प्रोसेस ये हो जाएगी। तो बिल्कुल 3 प्रोसेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। 3 स्टेप में सबसे पहले सनलाइट को पकड़ा जाता है क्लोरोफिल के द्वारा, फिर सनलाइट कन्वर्ट होती है लाइट से केमिकल एनर्जी में, और वहीं पे वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और रिड्यूस होने के बाद फाइनली बनाती है मेरे भाई ग्लूकोज। क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी। अब इसकी केमिकल रिएक्शन जरा पढ़ ले तो मजा आ जाए। केमिकल रिएक्शन क्या बनेगी, देखो हम कहेंगे यार क्या चाहिए, CO2 चाहिए, प्लस में क्या चाहिए, H2O चाहिए, लेकिन मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा 2 चीजें और चाहिए, यहाँ पे सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, इन दोनों की प्रेजेंस रहेगी, तब जाके बनेगा ग्लूकोज C6H12O6, प्लस में
ऑक्सीजन निकलती है आपको पता है, प्लस में H2O भी निकलता है। बैलेंस जरा करो, यहाँ पे 6 लगा देंगे, यहाँ पर 12 लगा देंगे और यहाँ पर 6 लगा दो, यहाँ पर 6 लगा दो, द रिएक्शन इज बैलेंस। तो ये रिएक्शन अक्सर पेपर में पूछता है कि व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो राइट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है मोटी मोटी? कहें गुरुजी एकदम समझ में आती, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इसमें एक मेजर रोल और होता है, क्योंकि गैस की बात हो रही है। अब यार CO2 आएगी कैसे? मैंने कहा भैया पानी को तो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गैस को CO2 को कौन एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा? तो वहीं पर एक छोटा सा रोल आता है, नोट बना के लिखेंगे 100 रुपया का स्टोमेटा के बारे में। यहाँ पर अपना भाई स्टोमेटा काम करता है थोड़ा सा। अब स्टोमेटा आपको पता है बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ के सरफेस पे या तो ग्रीन स्टेम के सरफेस पे, जो खुलते हैं तो गैस अंदर आती है, बंद हो जाते हैं तो गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाता है। मतलब गैस का आदान प्रदान कौन कंट्रोल करेगा? स्टोमेटा कंट्रोल करेगा। तो मैं कहूंगा भैया ये टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of leaves and green stem which helps in, या तो अलग से लिख लो इसको, तो tiny pores present on the surface of leaves and green stem are called stomata। इन्हीं को बोलेंगे मेरे भाई स्टोमेटा बोलेंगे। क्लियर है? अंडरलाइन करो स्टोमेटा। और ये बन गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मेरे मित्र यही होता है कि इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। तो प्लांट में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन हेल्प करेंगे? गुरुदेव स्टोमेटा करेगा, हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एक पॉइंट और थोड़ा सा स्टार बना के ध्यान रखो, कभी कभी पूछ लेता है कि स्टोमेटा को खोलने और बंद करने में, ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन अहम भूमिका निभाता है? तो मैं कहूंगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा is controlled by special cells called, बहुत ध्यान समझना, गार्ड सेल्स। तो भैया स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत खास सेल्स होते हैं जो इसके आसपास लगे होते हैं, उन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। याद कैसे करोगे? यार जब मेरा गेट मान लो बंद हो रहा है, खुल रहा है, मैं बहुत अमीर हूँ, तो पहले बाहर वाले गेट पे किसको खड़ा करूंगा? गार्ड को खड़ा करूंगा, जो भैया गेट को देखेगा कौन आ रहा है, अंदर कौन जा रहा है, बाहर। तो बस सेम स्टोमेटा भैया भौकाली आदमी है, बहुत बड़ा काम करता है, तो इसको मतलब नौकर दे दिए गए हैं, गार्ड दे दिए गए हैं, ऐसे सेल्स जो इसको खोलने और बंद करने का काम करेंगे, बाकी स्टोमेटा अपना काम खुद करता रहेगा। तो ये आपको क्लियर है? ये क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से आज हमने खाता खोल दिया है पूरे न्यूट्रिशन का, और हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन को डिस्कस कर दिया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड अमीबा। पूरा खाता खोल देंगे, एक एक चीज को बहुत तगड़े से पढ़ाऊंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसको रिवाइज कर लेंगे, एकदम बढ़िया से कॉपी में नोट कर लेंगे। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय।